Hello everyone, how are you all of you? And sorry for the inconvenience. पता नहीं क्या हुआ यूट्यूब को कि मुझे नॉट एलिजिबल या फिर आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते, लाइव लेक्चर ऐसा दिखा रहा है। आई ट्राई माई ऑल। ओके, मैंने मेरी मिस्टेक भी फाइंड करने की कोशिश की, कोई एरर हो तो भी फाइंड करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे एक चीज़ मिली कि अगर 90 डेज से आप लाइव लेक्चर कर रहे हो तो आपको ब्रेक लेना होता है या फिर रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ है। और मेरे अप्रोक्सीमेट 4 मंथ कंप्लीट होने को है यूट्यूब के ऊपर, तो इस वजह से शायद कुछ हुआ हो। अभी कोई डिटेल पता नहीं है। एंड एज यू नो दिस इज़ आवर रिकॉर्डेड लेक्चर, तो आपके साथ अभी मैं कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी मुझे पहले से आपको सारी वार्निंग बतानी है कि एक चीज़ में अभी क्वालिटी देखो, अभी अभी वीडियो की क्वालिटी देखो, जो हम लाइव लेक्चर में देख रहे थे उससे भी कम है। तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो मेरी स्टोरेज स्पेस और अपलोडिंग डेटा वो सारी चीज़ों में दिक्कत हो रही है। तो मैं स्टोरेज कम करने के लिए मेनली, एंड सेकेंडली जितनी कम एम के अंदर, वो एम या जी के अंदर वीडियो बनेगा, उतना अच्छे से मेरे डेटा यूज़ करके मैं अपलोड कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे 3 स्टैंडर्ड में पढ़ाना है, आपको गुजराती में भी पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाना है और 11th 12th दोनों को पढ़ाना है, इसी वजह से। ओके, तो चलो, तो ये मेनली वार्निंग थी। आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज हो तुरंत लिख लो या फिर कमेंट में लिख दो, या फिर आप पर्सनली मुझे आस्क कर सकते हो या फिर ग्रुप में पूछ सकते हो, कहीं पे भी पूछ लो। ओके, अभी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा नहीं होगा, इसीलिए हमें इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करना होगा। चलो, तो ये थी सारी वार्निंग। अब स्टार्ट करते हैं हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर बहुत सारा पोर्शन कट हो गया है, तो उसके अंदर मेनली एक पोर्शन बाकी है अभी भी, जो हमारा भी बाकी है, डिफ्रैक्शन। ओके, उसके बाद का पोर्शन नहीं दिखा रहा, बट हमें उसके बारे में डिस्कस तो करना ही है। हमने बताया था वो सारी चीजें मैं करूंगा, वैसे भी मुझे थियरी सारी पढ़ानी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलो, तो वेव ऑप्टिक्स को डिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले अभी पहले शॉर्ट रिवीजन कर लेते, क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया या फिर 3 दिन का गैप हो गया, इस वजह से पहले शॉर्ट रिवीजन कर लेते। तो हमने स्टार्ट किया था हाइगेन्स लॉ से। वो आपको पता है, वेव के ऊपर की हर एक वेव इंडिविजुअली, देखो मैं ऐसे मूवमेंट करवाऊंगा ना तो भी थोड़ा बहुत ब्लर होगा। देखो मेरे हैंड की मूवमेंट को देखो, एग्जैक्टली क्लियर नहीं दिखेगी, स्टेबिलाईजर नहीं है। और मैंने स्टैंडर्ड क्वालिटी कर दी है वीडियो की, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, बट जैसे ही मैं लिखूंगा आपको सब कुछ दिखेगा। टेंशन मत लो, मैंने आगे भी 2 सैंपल वीडियो बना के रखे, तो वो सारी चीजें देखने के बाद, डिटेल देखने के बाद, रिटर्न दिख रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें देखने के बाद ही मैंने स्टार्ट किया है। चलो, तो हाइगेन्स लॉ के अंदर हमने क्या देखा था कि हर एक वेवलेट की हर एक पॉइंट इंडिविजुअली, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअली सेकेंडरी सोर्स है दूसरी वेवलेट जनरेट करने के लिए, मेनली यही है। ओके, चलो, फिर हमने जहां से स्टार्ट किया था रिवीजन के अंदर, हम इक्वेशन से रिवीजन करेंगे। तो फिर हमने वेव के इंटरफेरेंस के बारे में देखा। तो इक्वेशन लिखो पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्बडा। इफ इज इक्वल टू n लैम्बडा, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश, देन दिस इज आवर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने ये देखा था। एंड सेम S2P minus S1P is equal to n plus 1/2 lambda, where n is equal to 0 1 2 3 up to dash dash dash। एक और वार्निंग, आप अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस, मोबाइल की ब्राइटनेस थोड़ी हाई कर लेना, बिकॉज कि लाइट सोर्स भी थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि वहां पे जो लाइव स्ट्रीमिंग में एप्लीकेशन होती है ना, वो सारी चीजें सेट कर देता है। यहाँ पे मेरे पास जो सोर्सेस अवेलेबल है उसी से मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। आप अपनी मोबाइल की जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है ना, वो थोड़ी इंक्रीज कर लेना। ओके, तो ये किसके लिए था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ओके, इंटरफेरेंस के लिए। चलो, तो ये हमने पाथ डिफरेंस से देखा था वाटर वेव्स के अंदर। उसके बाद हमने देखा लाइट वेव के लिए, वहां पे हमने लाइट वेव के लिए हमें अब जो बीच में जो मैक्सिमम मिलती है, बीच में जो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट फ्रिंज मिलती है, वहां से डिस्टेंस एक्स फाइंड करना होता है कि यहाँ पे अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो ये एक्स क्या होना चाहिए, उसकी हमने थियरी देखी। उसके अंदर हमने देखा कि एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्बडा डी बाई डी, वेयर n is equal to 0 1 2 3 up to dash dash dash, then this is xn। अगर इस इक्वेशन से मैं एक्स फाइंड करता हूँ डिस्टेंस, तो वो मुझे मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डिस्टेंस मिलेगा मेन प्रिंसिपल से या फिर ये मिडल मैक्सिमम से। ओके, तो ये था मेरे कंस्ट्रक्टिव के लिए। देन हमने xn इज इक्वल टू n प्लस 1/2 लैम्बडा d बाई डी, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश। तो ये किसके लिए था? डिस्ट्रक्टिव के लिए। अगर मैं इस इक्वेशन से x फाइंड करता हूँ तो वो मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरी मिनिमम मिलेगी मुझे, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे होगा वो मिलेगा मुझे। क्लियर? नाउ एक और इक्वेशन हमने देखा था बीटा, वेयर बीटा इज इक्वल टू xn प्लस 1 माइनस xn। किसी के लिए भी करो, xn प्लस 1 माइनस xn, इसके लिए करो या फिर इसके लिए करो, आंसर विल बी लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी। ओके, तो ये क्या था? ये मेरी फ्रिंज की विड्थ थी, विड्थ ऑफ द फ्रिंज, या फिर कोई भी दो कंसेक्यूटिव कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच की गैप। देखो मैंने हर बार इस तरफ कैमरा होता है वो सेल्फी कैमरा से हर बार वीडियो बना रहा था, इसीलिए इसी तरफ देख रहा हूँ। मुझे अभी इस तरफ देखना है, थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी तो आप मेरी आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटेंशन रखना है। चलो, तो ये हो गया हमारा रिवीजन। अब तक हमने जो देखा था इंटरफेरेंस के अंदर, अब हम देखने वाले डिफ्रेक्शन। क्लियर हो रहा है? इंटरफेरेंस में क्या देखा था हमने? पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग, फिर ये लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन डिराइव करी थी, फिर लेंथ के अकॉर्डिंग किसी भी फ्रिंज की विड्थ कितनी होती है या फिर दो कंसेक्यूटिव इंटरफेरेंस के बीच की गैप कितनी होती है वो हमने फाइंड करने की इक्वेशन डिराइव करी थी। ओके, बीच में इंटेंसिटी, वो सारी चीजें बात करके रखी हुई। इंटेंसिटी क्या है? रेगुलर जनरल इक्वेशन क्या थी? I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर पाई बाई 2। डिड यू रिमेम्बर दिस इक्वेशन? आपको ये भी रिमेम्बर करना है। चलो, तो अब हम डिफ्रेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले इलस्ट्रेशन एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर सबसे पहला एग्जांपल, जो भी कैलकुलेशन वाले एग्जांपल है ना वो थोड़े से देख लेते हैं। देखो, आज का वीडियो भी आप समझ लेना कि एक सैंपल वीडियो है। इफ यू डोंट क्लियर, अगर आपको क्लियर विजन नहीं दिखाई दे रहा, मीन्स बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं होगा मुझे भी पता है, बट आपको विजिबल विजन नहीं दिखाई दे रहा है या फिर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो मैं ये वीडियो एचडी में भी बनाने की कोशिश करूंगा, बट मुझे न्यू फोन खरीदना होगा, बहुत सारी दिक्कत होगी, अभी उसके लिए सारी बजट नहीं है। अगर मैं अभी खरीद लूंगा तो जो मेरा ड्रीम फोन है वो मैं नहीं ले पाऊंगा, ऐसी सारी दिक्कत है, समझो। ओके, चलो, तो वो सारी चीजें बाद में। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना इल्यूस्ट्रेशन एग्जांपल से। तो सबसे पहला एग्जांपल कहाँ पे है मुझे देख लेने दो, ये रहा 10.1। चलो, तो अटेंशन देना, 10.1 से स्टार्ट करने वाला। आज का हमारा मेन टॉपिक है डिफ्रैक्शन, उसी को देखना है, बट उससे पहले कंटिन्यू चलते हैं क्योंकि डिफ्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद ये टॉपिक चला जाएगा आपके दिमाग से। चलो, आप भी अपनी बुक में देखना। व्हाट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव विथ रिस्पेक्ट टू अस so that this sodium line at 589 nanometer, ये वेवलेंथ दी हुई है 589.0 nanometer, is observed at 589.6 आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 0.6 नैनोमीटर। चलो, चलो इसको देखो, सोचो हमारी गैलेक्सी मूव कर रही है, जिसकी वजह से जो लाइन पास हो रही है या फिर लाइट की लाइन जो है वो हमें ये दिखनी चाहिए। एक्चुअली में सोडियम लाइन ये है, तो ये हो गई मेरी एक्चुअल मीन सोर्स की लाइन, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मेरी ऑब्जर्वर की वेवलेंथ। क्लियर हो रहा है? ये ऑब्जर्व होने वाली वेवलेंथ, ये सोर्स की वेवलेंथ। और क्वेश्चन क्या था? व्हाट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव विथ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अस सो दैट, मीन्स व्हाट, गैलेक्सी कितनी स्पीड से मूव, यहाँ पे देखना, गैलेक्सी कितनी स्पीड से मूव करनी चाहिए, मीन्स व्हाट, वेलोसिटी ऑफ आवर सोर्स, क्योंकि गैलेक्सी में से लाइट आ रही है, उससे हम ऑब्जर्व कर रहे, ऑब्जर्व मीन्स देखना, मीन्स ओके। चलो, आपको पता है, तो यहाँ पे हमारी सोर्स की स्पीड हमें फाइंड करनी है। ओके, चलो अब देखो, तो ये हमारा डॉपलर इफेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो डॉपलर इफेक्ट की इक्वेशन हमने क्या डिराइव की थी? डेल्टा म्यू बाई म्यू इज इक्वल टू माइनस वीएस अपन सी, ये इक्वेशन थी, देख लेना आप डॉपलर इफेक्ट वाली थियरी। अब यहाँ पे म्यू में डिफरेंस है हमारे पास और यहाँ पे हमें लैम्बडा में डिफरेंस चाहिए,
तो क्या आपको यहां से डायरेक्टली ये पता चलेगा, डेल्टा म्यू बाई म्यू की जगह पे मैं माइनस डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा लिख सकता हूँ। इफ यू डोंट कैच दिस माई पॉइंट, चलो अगर आपको नहीं पता चल रहा तो मैं यहाँ पे डिराइव करके दिखाता हूँ। डेल्टा म्यू बाई म्यू मीन्स व्हाट, डेल्टा म्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू एस अपन म्यू जीरो अपन म्यू जीरो, यही होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे लैम्बडा डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा का मीनिंग क्या होता है, लैम्बडा एस माइनस लैम्बडा जीरो अपन लैम्बडा जीरो, ओ सॉरी ऑब्जर्व लैम्बडा ओ। तो हमें यहां से ये वाली चीज बनानी। नाउ म्यू और लैम्बडा के बीच का कनेक्शन क्या है, सी वाला, वेयर म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा, हमें पता है ये म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा। तो मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे डेटा ये इनपुट करूंगा। देखो म्यू एस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी अपन लैम्बडा, अब तक तो आपको पता चल गया होगा माइनस क्यों निकला था, सी अपन लैम्बडा जीरो अपन सी अपन लैम्बडा जीरो, क्लियर। अब देखो सी सी बाहर निकल के कॉमन निकल के कैंसिल, लैम्बडा लैम्बडा ओ माइनस लैम्बडा एस, लैम्बडा ओ माइनस लैम्बडा एस अपन लैम्बडा ओ इंटू लैम्बडा एस अपन वन अपन लैम्बडा ओ, या फिर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लैम्बडा नॉमिनेटर में, तो यहाँ पे चला जाएगा लैम्बडा ओ। अब लैम्बडा ओ कैंसिल, तो ये क्या हो गया, लैम्बडा ओ माइनस लैम्बडा एस अपन लैम्बडा एस, तो ये तो रिवर्स हो गया, ये तो रिवर्स हो गया। अगर इसका रिवर्स मुझे निकालना है तो फिर कैसे करेंगे, सोचो। हाँ ये क्रिएट करना है ना, यहां से म्यू एस निकाल के म्यू जीरो लाना बाकी है। देखो मैं यहां से ही क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, चलो कुछ ना कुछ मैथमेटिकल स्टेप करते हैं। लैम्बडा एस माइनस है प्लस लैम्बडा जीरो है अपन लैम्बडा एस है। अब यहाँ पे मुझे लैम्बडा जीरो चाहिए, इसलिए मैंने लैम्बडा जीरो से मल्टीप्लाई किया, लैम्बडा जीरो से डिवाइड कर दिया। नाउ अब इस लैम्बडा जीरो नहीं चाहिए तो म्यूएस से डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखते चलो कुछ तो होगा, देखते जाओ। माइनस वन चलो यहाँ से ही करते, प्लस लैम्बडा जीरो अपन लैम्बडा एस अपन लैम्बडा जीरो बाई लैम्बडा जीरो था वो नॉमिनेटर में लैम्बडा जीरो, तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा लैम्बडा जीरो माइनस, यही फिर से हो जाएगा, क्यों लैम्बडा जीरो माइनस, या फिर कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से ये रिवर्स होना चाहिए, मैंने आगे करके रखा है v1 माइनस v2 अपन v2, तो v2 माइनस v1 सी के लिए पहले तो माइनस निकाल दे। चलो मेरे से कोई तो मिस्टेक हो रही है, मेरे पकड़ में नहीं आ रही है मिस्टेक। लैम्बडा एस माइनस लैम्बडा जीरो अपन लैम्बडा एस, ये माइनस हो गया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे लैम्बडा जीरो, अगर मुझे यहाँ पे लैम्बडा जीरो चाहिए तो क्या करना होगा आप भी सोचो, लैम्बडा जीरो से दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा लैम्बडा जीरो स्क्वायर, वन माइनस लैम्बडा जीरो स्क्वायर अगर माइनस हो जाएगा। तो कोई तो दिक्कत हो रही है, कोई तो गलती हो रही है, यही होता है ना माइनस माइनस जीरो अपन जीरो। चलो तो फिर मुझे नहीं पता चल रहा है अभी कैसे हो रहा है, बट मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा। चलो तो मैं इसी इरेज करने वाला हूँ। देखो मुझे लग रहा है अभी भी लाइव लेक्चर ही चल रहा है, इसी तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर में भी पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस हो गई है ना इसी वजह से। चलो तो सोच के रखो, अभी ये हो रहा है, मुझे अभी नहीं पता चल रहा है कैसे हो रहा है, कोई ना कोई एक गलती हो रही है मेरे से, बट नहीं दिमाग में आ रहा है। तो चलो अभी कैलकुलेशन देखते हैं। डेल्टा लैम्बडा अपन लैम्बडा, मैं अभी ये कट नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल वीडियो अपलोड करूंगा, यहाँ पे इतने सारे कट लेंगे तो फिर वीडियो में बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो तो डायरेक्ट अटेंशन रखना, ये हो रहा है, इसका मीनिंग यहाँ पे सिर्फ यह याद रखो, डेल्टा लैम्बडा अपन लैम्बडा इसका मीनिंग जो होता है ना वो माइनस हो जाता है, मुझे पता है क्योंकि वन अपन ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसी वजह से। चलो माइनस माइनस कैंसिल, तो डेल्टा लैम्बडा की जगह पे हमारे पास क्या है, ओके हमें यही लेना था, प्लस में आंसर आएगा ना, करेक्ट था, करेक्ट हो गया था, ये इस तरीके से नहीं होगा, यही होगा लैम्बडा जीरो माइनस लैम्बडा एस अपन लैम्बडा एस, यही था हमने जो डिराइव करा था वही था। चलो यहाँ पे अटेंड डेटा रखता हूँ, देखो 589.6 माइनस 589, इसके अकॉर्डिंग डेटा इनपुट कर रहा हूँ अपन 589, देखो यहाँ पे भी देख लेना, तो मेरे से कोई गलती नहीं हो रही ना, क्लियर है भाई ये।
वी एस फाइंड करना अपन सी, तो वो जो मैंने कैलकुलेशन करी थी ना वो राइट थी, ये वही होता है। तो यहाँ पे क्यों गलत था, इसका यही हो रहा है, ये क्लियर है, जो मैंने वी एस लिया इसका। ओके, मैंने क्या गलती करी देखो हमने करेक्ट किया था, देखो अभी मुझे गलती समझ में आ गई। देखो यहाँ पे म्यू अपन म्यू इज इक्वल टू क्या था, वी एस माइनस वी जीरो अपन वी जीरो, तो ये हमने करेक्ट लिखा हुआ, ये हमने एक्जेक्टली करेक्ट लिखा हुआ। अब अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, अगर ये कन्वर्ट होके ये हो रहा है म्यू जीरो माइनस लेमडा जीरो माइनस लेमडा एस अपन लेमडा एस, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें करेक्शन नहीं देखना है, देखना करेक्शन हमें यहाँ पे, क्योंकि हमारा इसको कन्वर्ट करने के बाद ये इक्वेशन डिराइव हुआ है, मेन इक्वेशन ये है, और मेन इक्वेशन हमने करेक्ट लिखा था इसके अकॉर्डिंग मेन इक्वेशन करेक्ट लिखा था, तो उसे कन्वर्ट करने के बाद चाहे उल्टा दिखे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो हमारा मेन इक्वेशन जो था वहां से हमने डिराइव करा था, इसीलिए ये करेक्ट था। मैंने क्या किया, इसको भी करेक्ट किया, फिर इसे भी करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए कोई ना कोई गलती हो रही थी। क्लियर? अब क्लियर हो रहा है? तो डेल्टा जीरो माइनस सॉरी लेमडा जीरो माइनस लेमडा एस अपन लेमडा एस, और हमें ये पता है अगर 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 मुझे चाहिए डेल्टा लेमडा अपन लेमडा, अगर मुझे चाहिए डेल्टा लेमडा अपन लेमडा, तो इसमें से माइनस बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, लेमडा एस माइनस लेमडा जीरो अपन लेमडा एस। अगर मैं माइनस निकाल या फिर माइनस अंदर ले जाऊं तो लेमडा एस माइनस लेमडा जीरो अपन लेमडा एस, तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि ये मेरी सोर्स के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। अगर बाहर का माइनस अंदर दे दूं तो, या फिर इसके अंदर से एक माइनस बाहर निकाल दूं तो ये जो मेरी सोर्स की अकॉर्डिंग इक्वेशन होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, मुझे लगता है मैं फिर से कंफ्यूज हो गया, तो चलो इसके बारे में अभी कोई डिसीजन फाइनल नहीं करते। मुझे लगता है ये एडिट होना ही करना ही चाहिए, नहीं मैं एडिट नहीं करूंगा, जो भी वो सच्चाई है ये। चलो देखो 0.6 अपन 589 इज इक्वल टू वी एस अपन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ या फिर रहने दो, देन वी एस इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ इंटू 0.6 अपन 589। ओके चलो, तो यहाँ पे सारा आंसर दिया हुआ, मल्टीप्लीकेशन वो सारी चीजें क्या हो रही, 3.06 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। आपके बुक के अंदर तो डायरेक्ट ही इक्वेशन लिख दिया है, डेल्टा में अपन में इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लेमडा अपन लेमडा। चलो कोई नहीं, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में। आपके बुक के अंदर किलोमीटर पर सेकंड में भी लिखा हुआ है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो किलोमीटर पर सेकंड में हो जाएगा, किलोमीटर 306, 1000 इसमें से निकाल दो और 1000 यहाँ पे दे दो, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो बहुत टाइम चला गया इसी एक फर्स्ट क्वेश्चन में, इरेज करने वाला में से। देखो पहली वीडियो 2-3 दिन के बाद तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, टेंशन मत लो। स्क्रीनशॉट लेना था आपको, कभी भी ले लेना, या फिर कैलकुलेशन खुद से कर लेना, हो जाएगा, हार्ड नहीं। उसके बाद जो है वो थ्योरी वाला अभी नहीं देखेंगे उसे। चलो आगे चलते हैं। डिसअपॉइंटमेंट होती है जब इस तरीके से कोई इतना इजी एग्जाम्पल को जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ। कैलकुलेशन इतनी इजी थी क्यों नहीं हुआ, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है। चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे। ओके 10.3 कैलकुलेशन टाइप जो एग्जांपल है वही पहले देख लेते हैं। 10.3 चलो अब टेंशन रखना, आगे की बातें भूल जाओ, स्टार्ट करते हैं। टू स्प्लिट आर मेड 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away। चलो अगर दो स्प्लिट के बीच में या फिर दो सोर्स के बीच में गैप कितना है तो उसे हम डी से डिनोट करते हैं। देन अवर डी इज इक्वल टू 1 millimeter and the screen is placed to be 1 meter apart। यहाँ से स्क्रीन कितनी दूर है, 1 मीटर जितनी दूर है। देन स्क्रीन जितने डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, then d is equal to 1 meter। What is the fringe separation means बीटा, मैंने बताया फ्रिंज सेपरेशन या फिर विड्थ ऑफ द स्प्रिंग या फिर दो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, उसे बीटा कहते हैं। What is the fringe separation when the green light of wavelength 500 nanometer is used? Beta is equal to question mark when lambda is equal to 500 nanometer wavelength light is used। तो बहुत इजी है बीटा की इक्वेशन, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, 500 नैनो को मीटर में कन्वर्ट करें तो -9 डी 1 मीटर ही है, इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके मीटर अपन मीटर ओके 1 तो 500 माइक्रोमीटर
क्या यही आंसर है? 500 नैनोमीटर में ही आंसर दिया हुआ है, नैनोमीटर में ही उन्होंने आंसर दिया हुआ है, नहीं मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो माइक्रो में से 3 निकाल दो, यहाँ पे दे दो 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा। क्लियर? चलो ये इजी वन था। अब आगे देखते हैं कोई 10.4 अभी नहीं, 10.4 ही चल रहा है अभी भी। चलो वो सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। अब क्या उसके बाद? ओके, डिफ्रेक्शन। अब आ रहा है हमारा मेन टॉपिक आज का। चलो तो इसे इरेज करने वाला हूँ। बहुत इजी वन था वो, थोड़ा था ना इजी था क्वेश्चन तो, बट वो 1 to -1 से हम एक बार मैं खुद से कैलकुलेशन करूंगा। चिंता मत करो, आपके लिए कुछ भी नहीं रहने देने वाला, मैं करूंगा और आपको भेजूंगा। लाइव लेक्चर जैसे ही मैं ले रहा हूँ, मुझे एडिट नहीं करना अभी लेक्चर। अगर मैंने एडिट की हैबिट डाल दी तो हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ एडिट करना होगा, वो नहीं करना है, जो है वो ओरिजिनल है। चलो डिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हो। अब अटेंशन देना यहाँ पे। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो तो डिफ्रैक्शन पहले तो क्या है, उसके बाद सारी इक्वेशन। तो डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करें साउंड वेव का, फिर हम लाइट वेव की बात करेंगे। तो अभी मेरे माउथ में से जो साउंड निकल रही है वो माइक में जा रही है, और माइक में से होते हुए वो स्पीकर में, यहाँ पे मेरा स्पीकर है। अब बात कर रहा हूँ यहाँ से मेरे पास से जो साउंड जनरेट हो रही है स्पीकर से, वो यहाँ पे मोबाइल के स्पीकर में जा रही है, सॉरी मोबाइल के माइक में जा रही, और माइक में से वो कन्वर्ट होकर रिकॉर्ड हो रही है। क्लियर हो रहा है? तो मेनली मेरी साउंड वेव स्पीकर से होते हुए मोबाइल के माइक तक जा रही है, और ये स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन में। व्हाट हैपन इफ मैं यहाँ से बाहर चला जाऊं? देखो ये मेरी, ये जो आप बॉर्ड देख रहे हो ना, ग्रीन बॉर्ड, वो वॉल के ऊपर लगाया हुआ है। उस वॉल से यहाँ पे मेरे घर का मेन डोर है, मेन डोर से मैं बाहर जाता हूँ और वहां से स्पीक करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं मेन डोर से बाहर चला जाऊंगा, देखो कैसी है मेरे घर की इमेज, थोड़ा सा लेआउट ड्रॉ करते हैं। ये मेरी उस तरफ की वॉल, और ये वाली वॉल जिसके ऊपर यहाँ पे हमारी ये ग्रीन बॉल लगाई हुई है, ये हमारी ग्रीन बॉल यहाँ पे लगाई हुई, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अभी। ओके, ये मैं हूँ, ऐसा नहीं है, इतना पतला नहीं हूँ मैं। चलो ये मैं हूँ। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से बाहर चला जाके यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से स्पीकर से साउंड वेव को स्ट्रेट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भेजूंगा। अगर साउंड को मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ और यहाँ पे रखा हुआ है मेरा मोबाइल, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। मोबाइल का यहाँ पे है माइक, और ये है स्टैंड, मोबाइल के ये मेरा स्टैंड है। ओके, इस स्टैंड के ऊपर ये मोबाइल मेरा फिक्स है, और यहाँ पे माइक। अगर मैं साउंड वेव को यहाँ पे भेजता हूँ, और अगर आपको फिर भी सुनाई देती है, अगर आपको साउंड फिर भी सुनाई देती है, मीनिंग क्या है कि साउंड जो है यहाँ से टिल्ट करके यहाँ तक आ रहा है, तभी आपको सुनाई देगी। ओके, थोड़ी बहुत रफली फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करिए। ये मेरा घर है। चलो अभी इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना किस तरीके का घर है, वो सारी चीजें। चलो तो यहाँ पे जाने के बाद मैं फिर से कुछ ना कुछ स्पीक करूंगा। ओके, हमारे स्कूल का नाम लेंगे, फिर कुछ ना कुछ होगा। चलो बाहर जाता हूँ। हेलो हेलो, माइक टेस्ट, सर जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या मेरा ऑडियो हियरेबल है? हेलो हेलो, अगर आपको सुनाई दिया, मुझे नहीं पता ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बट होप सो कि हुआ ही होगा, क्योंकि ये फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग है, तो होना ही चाहिए। ओके चलो, तो मुझे नहीं पता कि वहां पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि नहीं हुआ, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए, देखो लाइव लेक्चर जैसा है। चलो तो क्या हो रहा था कि वहां से, यहाँ से साउंड जो निकल रही थी, मैं ये कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सुनाई दिया, क्योंकि ये फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग सुनाई देना चाहिए। तो क्या हो रहा था बता, यहाँ से साउंड निकल रही थी और टिल्ट करके, सीधी तो जा ही रही थी बट टिल्ट करके यहाँ से यहाँ तक आ रही थी। तो अगर लाइट सोर्स हो तो वो इतना ज्यादा टिल्ट तो नहीं करता है, लाइट सोर्स तो इतना ज्यादा, ये साउंड वेव है, ये मैकेनिकल वेव है। लाइट है, लाइट सोर्स जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव है, ये तो आपको पता है ना। चलो देखो साउंड वेव में क्या हुआ, यहां से टिल्ट करके यहां तक आई। ओके, तो हमारे फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग वेव्स जो है वो सीधी ट्रैवल कर रही थी, बट जैसे ही किसी एज के ऊपर, देखो ये वेव्स थी मेरी, ये मेरी वेव्स थी जो आगे जा रही थी। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल, अटेंशन देना, अब मैं डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करने वाला हूं। हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेव्स की हर एक पॉइंट इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट सोर्स से सेकेंडरी वेव जनरेट करने के लिए, ये हमें पता है। तो यहां से क्या हो रहा था पता है, ये जो वेव यहां से निकलने के बाद क्या हो रही थी पता है, यहां से टिल्ट हो रही थी। ये अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो सीधी जाती, बट जैसे ही उसे एज मिली, जैसे ही उसे इस तरफ एज मिली, मेरा घर यहाँ पे
यहाँ पे वॉल है, मेन वॉल और मेन वॉल यहाँ से इंटर है। तो जैसे यहाँ पे एज मिली वो वहां से मुड़ गई, देखो ये टिल्ट कर रही है एक तरफ, बहुत ज्यादा टिल्ट कर रही है। क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? तो अगर 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 आप कहीं पे कॉर्नर पे भी खड़े हो और किसी की बात सुननी है तो आप सुन सकते हो, अगर उसकी वेव इस तरीके से टिल्ट करके यहाँ तक आ रही है तो। क्लियर हो रहा है? इस वजह से ये साउंड जो है यहाँ से ट्रांसफर हो रही है और आपको सुनाई दे रही है। तो मेन बिकॉज ऑफ दिस टिल्टेशन, यहाँ से एज के ऊपर से मुड़ जाना है, उसे ही डिफ्रैक्शन कहते हैं। जब भी कोई वेव, देखो यहाँ पे मैंने बताया ये साउंड वेव थी, लाइट जो है साउंड वेव जो होती है वो मैकेनिकल वेव होती है, लाइट जो होती है वो नॉन मैकेनिकल वेव होती है। बट वो दोनों है तो वेव्स ही ना, है तो वेव्स ही, तो प्रिंसिपल तो वेव्स का ही फॉलो करेगी। बट मैकेनिकल वेव है वो बहुत ज्यादा टिल्ट करती है। अगर लाइट सोर्स होता सोचो पूरी तरीके से डार्कनेस है, सोचो पूरी तरीके से डार्कनेस है, तो अगर मैं यहाँ से टॉर्च को थ्रो करता तो टॉर्च शायद यहाँ तक ही दिखती, इस तरफ पूरी तरीके से डार्कनेस रहती, तो यहाँ तक ही टॉर्च दिखती, यहाँ पे नहीं दिखती। तो इससे क्या पता चला कि टॉर्च को जाना तो चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, बट फिर भी इतना तो टिल्ट किया उसने, इतना तो टिल्ट किया। तो ये जो टिल्ट हुआ उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एज के ऊपर से टिल्ट होना, वेव्स का मुड़ जाना, उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो रहा है? अभी तक हम क्या ले रहे थे? वेव्स को तो ले रहे थे बट डिफ्रैक्शन नहीं देख रहे थे कि मुड़ के फैल भी सकती है बाहर की और भी चौड़ी हो सकती है, वो हमने नहीं देखा था। क्लियर हो रहा है अब? तो डिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट? एज के ऊपर से मुड़ जाना। तो इस वाले एरिया को डार्क एरिया या फिर ब्लैक एरिया ऐसा कुछ कहते हैं, जहां पे लाइट मुड़ने के बाद भी यहाँ पे जो नहीं दिखता है सोर्स उसे ब्लैक एरिया कहते हैं, और जहां तक दिखता है उसे लाइट एरिया कहता है। ऐसा कुछ होता है, एक्जैक्टली वर्ड मुझे नहीं पता, बट डिफ्लेक्शन आपको क्लियर हो गया? डिफ्लेक्शन मीन्स टिल्टेशन ऑफ वेव्स फ्रॉम द एजेस। अब अगर मैं इसे और भी छोटा कर दूं, इन दोनों के बीच की गैप, इसे स्प्लिट की बीच की गैप या फिर स्प्लिट ही कहते हैं। सोचो यहाँ पे देखो एक और फिगर दिखा रहा हूं, अगर गैप इतना बड़ा है और वेव्स इतनी छोटी ही है तो थोड़ी सी भी नहीं मुड़ेगी, सीधी चली जाएगी। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि वेव की लेंथ और इस स्प्लिट के बीच का डिस्टेंस सेम टू सेम है। अब अगर देखना, मैं इसे इरेज करने वाला, अब अगर मैं वेव को फिर से इरेज कर रहा हूं, अगर मैं इन दोनों के बीच की स्प्लिट की गैप को कम करूं, थोड़ी बहुत कम करूं, तो अब क्या होगा? ये जो वेव्स जो यहाँ से आ रही है अब यहाँ पे मुड़ेगी, हर दोनों कॉर्नर पे मुड़ेगी। देखते जाओ, अब ये होगा, दोनों कॉर्नर पे मुड़ते हुए जाएगी। नाउ इफ मैं इन दोनों के बीच की ये जो गैप थी इससे और भी कम करूं, तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ। देखो इसी के नीचे अगर इन दोनों के बीच की इतनी ही गैप है और अगर मुझे इस पूरी वेव को यहाँ से निकालना है, तो ये पूरी वेव क्या करेगी पता है? यहाँ से निकलना स्टार्ट होगी, फिर ये मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होगा? दोनों तरफ पूरी तरीके से मुड़ेगी, बहुत ज्यादा मुड़ेगी। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? आपको क्या कह रहा हूं? आप ही सोचो ना, कोई इलास्टिक चीज है, देखो कैसे मेरी ये दो फिंगर के बीच की गैप को देखो, अगर ये गैप है और ये मेरी वेव है, तो अगर ये यहाँ से आ रही है, अब उसे बाहर निकलना तो वो 100% मुड़ेगी। क्रॉस सेक्शन से शायद अच्छे से समझ में आएगा। देखो पीछे से देखो, अब ये यहाँ से आ रही है, आगे नहीं जा पा रही, तो क्या करना होगा? अगर वो इलास्टिक है तो वो थोड़ी बहुत मुड़ेगी और मुड़ने के बाद बाहर निकल जाएगी, तो मुड़ेगी एज के ऊपर से। मुझे यही आपको एक्सप्लेन करना था कि वो एज के ऊपर से थोड़ी बहुत टिल्ट होती है। क्लियर हो रहा है? वो टिल्टेशन कितना होगा वो किसके ऊपर डिपेंड है? मेनली इसकी वेवलेंथ कितनी है, एंड द सेकंड थिंग वाज इसके बीच की गैप क्या है। तो हमें ये भी पता चल गया कि डिफ्रेक्शन किन दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों के बीच के स्प्लिट की गैप को अभी ए से डिनोट करेंगे। हमारे पास अगर दो सोर्सेस है और अगर हम यंग्स का इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे हैं, तो दो सोर्स के बीच की गैप को हमने डी से डिनोट किया था। डिड यू रिमेंबर दैट? और अगर हमारे पास सिर्फ एक गैप है, यानी कि एक सोर्स है, तो उन दोनों के बीच की गैप को हम ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए। क्लियर हो रहा है ना आपको? आपकी बुक के अंदर भी आप पढ़ोगे तो आपको स्मॉल ए दिखाई देगा। अब बहुत सारी जगहों पे आपको कंफ्यूजन होगा, किसी सेंटेंस में ए आएगा और सेंटेंस में मीन्स आर्टिकल ए एंड दे वाला ए, और कभी कभी ये वाला ए आएगा। तो कब हमें वो आर्टिकल लाइन सेंटेंस वाला ए लिखा और कब ये ए लिखा, उन दोनों के बीच का गैप जानना है तो बहुत ईजी है। ये हमारे बीच के गैप का ए है और जो सेंटेंस वाला ए होगा ना वो इस तरीके से ड्रॉ करके रखा हुआ है। देखो ये मेरे सेंटेंस वाला ए है और जब भी मुझे स्प्लिट के बीच की गैप का ए दिखाना है तो वो इस तरीके से ड्रॉ करा हुआ लिखा होगा। तो समझ जाना ये दोनों के बीच की गैप का ये सिर्फ सेंटेंस में आने वाला है, इस तरीके से होता है। ओके चलो, ये बहुत बेसिक बात है,
गुजराती मीडियम में ये नहीं होता है, सिर्फ यही होता है, इसीलिए। चलो, तो क्लियर हो गया डिफ्रेक्शन, टिल्टेशन फ्रॉम द एजिस। ओके, चलो तो अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं और फिर इक्वेशन डिराइव करते हैं कि कितनी गैप होगी तो क्या होगा, कब मैक्सिमम मिलेगा, कब मिनिमम मिलेगा, वो सारी चीजें। अब देखो, सोचो, अगर लाइट सोर्स से लाइट आ रही थी और टिल्टेशन हो रहा है, अगर दोनों तरफ टिल्टेशन हो रहा है, तो अगर टिल्टेशन नहीं होता तो सारी सोर्सेस इसी के ऊपर जाती स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलता, उसके बाद मिनिमम, और उसके बाद फिर से मैक्सिमम। बट अब क्या हो रहा है, लाइट जो होती है वो स्प्रेड हो रही है। लाइट क्या हो रहा है, दोनों तरफ स्प्रेड हो रही है। अगर ये हो रहा है, अगर स्प्रेड हो रही है, तो बीच में मिलेगा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला मिलेगा। बट लाइट स्प्रेड होने के बाद दोनों ओर जा रही है, तो उसके बाद जो मैक्सिमम मिलेगा, उसके बाद जो मैक्सिमम मिलेगा, उसकी इंटेंसिटी और विथ दोनों कम हो जाएगी। इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि स्प्रेड हो रहा है। विथ क्यों कम हो जाएगी, चलो सोचो, विथ क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस, हमने क्या देखा था, ध्यान से सुनना। अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, सोचो, अभी आप मेरे हैंड को पूरी तरीके से देख पा रहे हो, क्यों, क्योंकि लाइट की सारी सोर्स इसके ऊपर गिर रही है। अगर मैं इस तरीके से टिल्ट कर दूं, अगर मैं इस तरीके से टिल्ट कर दूं थोड़ा बहुत हैंड को, तो क्या हो रहा है पता है, अब लाइट सोर्स सारा उसके ऊपर तो गिर तो रहा है, लाइट सोर्स इसके ऊपर अभी गिर तो रहा है, मैं जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश, लाइट सोर्स सारा इसके ऊपर गिर तो रहा है। बट अब आपको जो विड्थ दिखेगी, देखो पहले इतनी विड्थ दिख रही थी, अब क्या होगा, अब जो विड्थ दिखेगी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। अगर मैं इस तरीके से कर दूं और भी कम हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर इसका उल्टा है, अगर इंटेंसिटी कम हो रही है, आपके पास से जो लाइट सोर्स आ रहा है वो कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा पता है, वो जो जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, जहां पे ब्लैक ब्लैक लाइट थी या फिर लाइट ही नहीं थी, वो वाला पोर्शन हावी हो जाएगा या फिर ओवर पावर हो जाएगा इंटेंसिटी के ऊपर। तो उससे क्या होगा पता है, यहाँ पे जो ये डार्क लाइट है ना, डार्क लाइट यहाँ पे तो हाईएस्ट इंटेंसिटी है, इसीलिए वहां पे तो अंदर नहीं जा रहा है, बट यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, तो उसकी थोड़ी बहुत डार्क लाइट यहाँ पे भी चली जाएगी। उसके बाद जहां पे फिर से हायर इंटेंसिटी वाली लाइट है, उसके बीच की डार्क लाइट दोनों तरफ फिर से थोड़ी बहुत ले लेगी। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, उससे हमें क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे मेन प्रिंसिपल सेंटर्स के अवे की ओर जाएंगे, तो लाइट की इंटेंसिटी और विथ दोनों कम हो रही है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर रखना कि इंटेंसिटी और विथ दोनों कम होगी डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिफ्रैक्शन में लाइट मुड़ रही है और भी ज्यादा दूर की ओर मुड़ रही है। तो मेन जो सोर्सेस है वो एक ही लाइट है जो दो सारी तरफ स्प्रेड करेगी, तो हमें पता है इंटेंसिटी कम होगी, और इंटेंसिटी कम होगी तो उसकी विथ कम होने ही वाली। क्लियर हो रहा है अब आपको। चलो, तो अब देखते हैं मेन कैलकुलेशन। यहाँ पे सारी फिगर हो गई, ये सारी फिगर आपको थोड़ी बहुत काम लगी, ये मेरे घर का एक्सपेरिमेंट हो गया, ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है। यहाँ पे देखो, मैंने बताया मैं लाइव लेक्चर के तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ, और मैंने टाइम नहीं देखा था क्या हुआ था, बट चलो करना ही है, इलिस्ट्रेशन तो लेने ही है, सॉरी डेफिनेशन और इक्वेशन तो सॉल्व करनी ही हमें। चलो देखते रहना। नाउ हमारे पास यंग का जो एक्सपेरिमेंट था ना, सोचो उसी का एक स्प्लिट है हमारे पास। एक सोर्स को हमने बंद कर दिया, S2 सोर्स को बंद कर दिया, सिर्फ S1 सोर्स है। इस तरीके से सोच सकते हो, या फिर किसी भी तरीके से सोचो, उससे हम थोड़ा मैक्सिमाइज करके ड्रॉ करेंगे। इन दोनों के बीच में ये S1 सोर्स था, जिसके बीच में वो छोटी सी गैप थी ना, वो मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया। नाउ अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस की बात करूं, तो प्रिंसिपल P के ऊपर तो दोनों की वेवलेंथ सेम टू सेम है, दोनों की वेवलेंथ, ये हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है सेम टू सेम है। तो इससे क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ, 0। एंड इफ फेज डिफरेंस इज 0, और यहां से आने वाली दोनों लाइट, इस और इस दोनों एज से मिलने वाली यहाँ पे लाइट के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, और यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी वो जानना है। तो हमें क्या चाहिए, इंटेंसिटी के लिए क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी मीन एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड स्क्वायर लाने के लिए हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से और यहाँ से आने वाली वेव्स का, तो हमें पता है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0। तो इन दोनों के सुपरपोजिशन लॉ के बाद यहाँ से मिलने वाला डिस्प्लेसमेंट भी सेम टू सेम है, यहाँ से मिलने वाला डिस्प्लेसमेंट भी सेम टू सेम है, और उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। एक cos ओमेगा टी, एक cos ओमेगा टी हमने करके रखा है, इसलिए मैं फिर से नहीं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन लॉ अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मुझे पता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा 4a², तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो वो करने की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है। नाउ
हम कोई आर्बिटरी पॉइंट पी यहाँ पे पकड़ के चलते हैं, ये वाले पी पॉइंट के लिए इरेज करने वाला हूं, क्लियर ना। अब जो यहाँ पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है ना, या फिर यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा या फिर मिनिमा मिलेगा वो फाइंड करना है। देखो यहाँ पे P, यहाँ पे जो मिडल पॉइंट था ना, मिडल पॉइंट बाइसेक्टर के बाद मिडल पॉइंट, वहां पे जो मिल रही थी ना इंटेंसिटी, उस इंटेंसिटी को मैक्सिमम इंटेंसिटी कहते हैं, मैक्सिमा कहते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा। फिर होती है वो फर्स्ट मैक्सिमा, सॉरी फर्स्ट मिनिमा। देखो अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो ऐसा होगा, ये मेरी मैक्सिमा, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, उसके बाद हो जाएगी मिनिमा डार्कनेस, उसके बाद फिर से मैक्सिमा, ये मेरी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर ये सेकेंडरी डार्कनेस, फिर ये थर्ड मैक्सिमा। ये देखो मैं विथ भी कम करते जा रहा हूँ, इससे आप ये थोड़ी ज्यादा हो गई ना, यहाँ पे विथ थोड़ी ज्यादा हो गई, याद रखो प्रिंसिपल मैक्सिमा की ही विथ सबसे ज्यादा होगी। ओके चलो, तो नाउ अब इस वाले पॉइंट के ऊपर मुझे मैक्सिमा मिलेगी या मिनिमा मिलेगी, वो सारी चीजें मुझे देखनी है, क्लियर है। देखो मेरे वहां पे ही अटेंशन चला जाता है। तो देखो एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन सोर्स यहाँ पे जा रही है, और इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या होता है पता है, फ्राउनहोफर वीवर और फ्रेनल साइंटिस्ट का नाम, दो साइंटिस्ट है, फ्रेनल डबल एन एस आई, फ्रेनल एंड फ्राउनहोफर, दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे। तो यहाँ पे उन्होंने लेंस रखा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से सारी पैरेलल लाइन जाती है, उसे टिल्टेशन के बाद एक जगह पे इकट्ठा करना है, तो हमें लेंस चाहिए। बट हमारी फिगर के अंदर लेंस नहीं है, तो आप समझ जाना कि था लेंस या फिर नहीं था, कुछ भी करो, हमें यहाँ पे सिर्फ इन दोनों के बाद सुपरपोजिशन के बाद क्या मिलेगा वही फाइंड करना है। ओके ये मेरा पी पॉइंट है। चलो तो अटेंशन रखना, यहाँ पे हम सुपरपोजिशन लॉ नहीं अप्लाई करेंगे, तो देखते जाओ हम कैसे फाइंड करते हैं। नाउ ये S1 साइड और ये S2 साइड, आपकी बुक के अंदर यही नेम है। चलो मैं बुक में फिगर देखते जाता हूँ, इसलिए कोई नेम लिखने में कोई गलती नहीं हो। कहाँ गई फिगर ही नहीं है, L और M नेम है, S1 S2 में ये सोर्स हो जाएंगे, तो फिर L और M नेम वाली दो एजिस है मेरे पास, उन दोनों के पास से लाइट यहाँ पे जा रही है। अब मुझे देखना है यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगी या मिनिमा मिलेगी। अगर इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग होता है तो मैं बोलता है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगी या मिनिमा मिलेगी, वर्ड भी थोड़े डिफरेंट है, ध्यान देना। चलो नाउ मुझे अगर पांच डिफरेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन एग्जैक्टली नॉर्मल ड्रॉ करूंगा 90 डिग्री पे। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो मुझे पता है ये वाली लाइन और यहाँ से ये तक लाइन दोनों सेम टू सेम है, तो ये हो जाएगा मेरा पांच डिफरेंस। नेम इस वाले पॉइंट को उन्होंने क्यू के नाम से डिनोट किया हुआ है, मेरे से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सेंटर को उन्होंने सी से डिनोट किया था, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके चलो, आपकी बुक के अंदर तो स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाएगा, अगर स्ट्रेट लाइन रहने दोगे तब भी चलेगा। नाउ देखो एक और चीज, सेंटर सी के साथ, अटेंशन रखना, सेंटर सी के साथ बनने वाली एंगल ये थीटा है, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, थीटा एंगल के ऊपर। ये देखो ये थीटा और ये क्यू दोनों सेम हो रहा है, ये क्यू और ये थीटा है। चलो तो सेंटर लाइन के साथ थीटा एंगल के ऊपर यहाँ पे प्रिंसिपल, मैं ये बता रहा हूँ, मेन जो मेरी ये सेंटर लाइन है मैक्सिमा की लाइन, उससे थीटा एंगल के ऊपर यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगी या मिनिमा मिलेगी वो मैं फाइंड कर रहा हूँ। ओके चलो, अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ पे ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे थीटा हो रहा है, वो आप ऐसे भी समझ जाओगे। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, फिर इससे ये 90 माइनस थीटा, इसलिए थीटा है। वो सारी चीजें हमने बहुत बार करके रखी है, अगर नहीं एक्सप्लेन हो रहा है तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं कर दूंगा। ये थीटा हो गया। नाउ देखना, यहाँ पे अटेंशन देना, अगर इन दोनों के बीच का पांच डिफरेंस को अगर मैं लैम्बडा एज्यूम करूं, क्यों, मैं क्या देखूंगा, वो वाली चीजें एन लैम्बडा के अकॉर्डिंग, एन प्लस 1/2 लैम्बडा के अकॉर्डिंग, लैम्बडा लिया मैंने मीन्स व्हाट, एन लैम्बडा के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ। एन लैम्बडा के 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, कुछ भी ले सकते हो, पर मैंने लैम्बडा लिया हुआ है। क्लियर हो रहा है। नाउ देखते जाना, मैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थीटा एंगल हो गया, ये लैम्बडा हो गया। यहां तक के डिस्टेंस को हमने क्या कहा था, स्प्लिट के बीच के डिस्टेंस को हमने स्मॉल ए से डिनोट किया था, ये स्मॉल ए है ना। अगर मैं लैम्बडा के अकॉर्डिंग, ध्यान से देखना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए। देखो
लेमडा बाई हाइपोटेन्यूज ए। तो मैं थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, लेमडा बाई साइन थीटा इज नियर इक्वल टू थीटा, जब एंगल बहुत छोटा होता। अब ये हो गई मेरी मेन इक्वेशन। याद रखना ये इक्वेशन मैंने कैसे डिराइव करी, बहुत काम की इक्वेशन है। क्या किया मैंने, चलो मुझे लगता है मैं पोर्शन में समझा रहा हूँ तो कोई गलती हो रही है मेरे से, ऐसा लग रहा है। देखो ये मेरी प्रिंसिपल मैक्सिमा थी, यहाँ से प्रिंसिपल मैक्सिमा वाली लाइन से थीटा जितने एंगल के पे ऊपर कोई मैंने आर्बिट्ररी पॉइंट पी चूज किया, उस पी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा मिलेगी या मिनिमा मिलेगी वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, उस पी पॉइंट के लिए मैंने पांच डिफरेंस निकाला। तो पांच डिफरेंस इतना एन क्यू जितना पांच डिफरेंस मिला, थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एन क्यू अपन एल एन। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ ये लेमड़ा, तो लेमड़ा अपन एल एन। क्लियर है, आपकी बुक के अंदर साइड टू लेमड़ा ये लिया हुआ है या फिर लेमड़ा, चलो लेमड़ा से ही डिवाइड करते हैं। नाउ अगर एल एन, ये जो डिफरेंस था एल एन वाला पॉइंट, एल एन से यहाँ पे मुझे मैक्सिमा मिलेगी या मिनिमा मिलेगी ये देखना है। तो मुझे पता था हर बार लेमड़ा बाई टू से हम लोग डिफाइन करते थे। कैसे एक्सप्लेन करूं, यहां से यहां तक ए बाई टू होता है, ये तो पता चलता है, और यहां से यहां तक भी ए बाई टू होता है। तो मैंने क्या किया, इस वाली स्प्लिट को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, ए बाई टू में। अब मैं क्या करूंगा, इस ए बाई टू जितनी वेव यहां से मिलने वाली पूरी वेव, उसमें से ए बाई टू में से पास होने वाली वेव के लिए यहाँ पे देखूंगा, और उसके बाद की ए बाई टू के लिए देखूंगा, और उससे मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मुझे मैक्सिमा मिलेगी या मिनिमम मिलेगी। देखते रहना, नहीं देखो पहली बार है ना, तो बहुत डीप में थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक साथ एक बार देखेंगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट देखते रहना। ओके, तो क्या हो रहा था, अटेंशन रखना, यहाँ पे मैंने ए बाई टू में डिवाइड कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू ए बाई टू, ध्यान से सुनना, ये पांच डिफरेंस लेमड़ा था। अकॉर्डिंग टू ए बाई टू, यहां से जाने वाली लाइट की वेव क्या मिलेगी, वेवलेंथ क्या होगी वो मुझे फाइंड करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, ए बाई टू के अकॉर्डिंग यहाँ पे थियरम अप्लाई करता हूं। तो देखो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू लेमड़ा बाई ए बाई टू, कोई तो गलती करी है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो हुआ है। ओके, तो मैं थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, थीटा की जगह पे लिख सकता हूं लेमड़ा बाई ए। तो ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पे लेमड़ा वन कह देगा, क्या होगी मुझे पता नहीं ना, फर्स्ट केस देख रहे, तो चलो फर्स्ट केस लेमड़ा वन। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मुझे यही प्रॉब्लम हो रही है कि आपको एक्सप्लेन करूं अच्छे से या फिर कैलकुलेशन लिखूं, दोनों साथ में नहीं हो रहा मेरे से। थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, लेमड़ा बाई ए इंटू ए बाई टू, ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा लेमड़ा बाई टू। चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं हर बार यही करूंगा, पहले कैलकुलेशन लिख दूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। देखो ध्यान से, मैंने सबसे पहले मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए थीटा क्या मिलेगा वो फाइंड कर लिया। अगर वेवलेंथ लैम्बडा जितनी है तो एक्सपेरिमेंट के लिए थीटा मिलेगा लैम्बडा बाई ए। अब मुझे देखना है, अगर मैंने स्प्लिट को ए बाई टू में डिवाइड कर दिया, तो सोचो यहाँ तक ये नीचे वाला पोर्शन है ही नहीं, मेरे पास इतनी ही स्प्लिट है, इतनी स्प्लिट पे ये कितना पोर्शन है, ए बाई टू जितना पोर्शन। तो मुझे फाइंड करना है ए बाई टू जितने पोर्शन के लिए, ध्यान से सुनना, ए बाई टू जितने पोर्शन के लिए यहाँ पे लाइट जो जा रही है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ए बाई टू जितने पोर्शन के लिए यहाँ पे जो लाइट जा रही है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो मुझे फाइंड करना है। अब मुझे एक इक्वेशन मालूम है, थीटा इज इक्वल टू लेमड़ा बाई ए बाई टू, लेमड़ा बाई ए, ये इक्वेशन मुझे मालूम है। नाउ थीटा इज इक्वल टू लेमड़ा, तो ये लेमड़ा यहाँ पे कितनी होगी वो तो मुझे फाइंड करनी है, और ये मेरा फर्स्ट केस है इसीलिए मैंने लेमड़ा वन लिखा। बाई ये डिस्टेंस कितना है, ए बाई टू, तो थीटा इज इक्वल टू लेमड़ा वन अपन ए बाई टू हो गया। नाउ अगर मुझे लेमड़ा वन फाइंड करना है तो ए बाई टू को इस तरफ ले जाना होगा, ए बाई टू को ऊपर ले गया, थीटा इज इक्वल टू क्या है, लेमड़ा बाई ए कैंसिल, तो लेमड़ा बाई टू। तो उससे मुझे क्या पता चल गया कि इतनी गैप के लिए यहाँ पे मिलने वाली वेवलेंथ कितनी है, लेमड़ा बाई टू। तो यहाँ पे दूसरी ए बाई टू वेवलेंथ के लिए गैप कितनी होती है, वो भी ए बाई टू। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है, अगर मैं इसे दो पोर्शन में डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड दिस इंटू टू पोर्शन, लेमड़ा बाई टू मुझे मिलेगी, तो दोनों के लिए वेवलेंथ यहाँ पे लेमड़ा बाई टू मिलेगी। अगर दोनों की वजह से वेवलेंथ यहाँ पे लेमड़ा बाई टू है तो उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। आपको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, चलो तो वेव ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूं, सोचो इस वाले पॉइंट की, यहाँ पे जो एग्जैक्ट एज के ऊपर पॉइंट है, उस पॉइंट से लेके यहाँ तक के पॉइंट के बीच में गैप कितनी, ए बाई टू। अगर मैं इन दोनों के बीच का कोई मिडिल पॉइंट लू,
एल से लेके ये पॉइंट एम है, एम, ओके चलो ये एम है मेरा, एल से लेके एम के बीच में कोई पॉइंट है, उन दोनों का मिडल पॉइंट, तो यहाँ से एम से लेके एन तक का दूसरा कोई मिडल पॉइंट, उन दोनों के बीच में भी गैप कितना होगा, a/2। हर जगह पे गैप a/2 चलता रहेगा। अगर सोचो इस तरीके की गैप से मैं आगे बढ़ता रहूंगा तो हर एक एल एन के कोई भी एक पॉइंट के लिए एग्जैक्टली वही पॉइंट मुझे एम एन में भी मिल जाएगा, जिस दोनों के बीच में गैप a/2 होगा। क्लियर है, यहाँ तक a/2 गैप है, तो एल एम के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट जिसके लिए मुझे यहाँ पे गैप a/2 मिल ही जाएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाऊंगा तो ये पॉइंट पे मैं रीच कर जाऊंगा। क्लियर हो रहा है पहले तो हर एल एम के बीच के पॉइंट के लिए एग्जैक्टली सेम टू सेम पॉइंट एम एन के बीच में है, जिसके बीच में स्प्लिट गैप क्या होगी, a/2 होगी। अगर गैप a/2 है तो उन दोनों के बीच में कौन सी वेव मिलेगी, दोनों की λ/2 वाली। λ/2 के लिए मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मीन्स एक दूसरे को अपोज करता है। देखो ये टोटल लैम्बडा है, ये तो अब आपको एक्सप्लेन हो गया है। ये यहाँ तक है टोटल लैम्बडा मेरा, यहाँ तक है मेरा टोटल लैम्बडा, तो यहाँ से हाफ पोर्शन क्या होगा, λ/2, λ/2। अगर यहाँ से निकलने वाली वेव λ/2 है और यहाँ से निकलने वाली वेव भी λ/2 है, तो उन दोनों के बीच में गैप क्या होगी, देखो एक λ/2 दूसरी λ/2। अगर ये वेव और ये वेव अगर यहाँ पे सुपर इम्पोज होगी तो देखो वेव से आपको पता चलेगा दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री है। यहाँ से इस तरीके से ये दो वेव्स है, एक और ये दो वेव्स यहाँ पे आके अगर सुपर इम्पोज हो रही है तो वो दोनों पहले क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी और फिर आगे चली जाएगी। हमने ये 11th में पढ़ा था, इस तरीके से आने वाली वेव दोनों एक जगह पे सुपर इम्पोज होगी तो एक दूसरे के अपोजिट फेज डिफरेंस और सेम मैग्नीट्यूड, तो पहले स्ट्रेट लाइन बनेगी फिर आगे चली जाएगी। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, हर एक एल एम के बीच में, एल एम के बीच में जो पॉइंट है उसके अपोजिट एम एन के बीच में जो पॉइंट मिलेगा, उन दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस λ/2 है तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। जब उन दोनों का सुपर इम्पोज होगा तो यहाँ पे तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी मीन्स मिनिमा मिलेगा। तो ये तो कंडीशन हो गई मिनिमा की, मिनिमा मिलेगा, मैक्सिमा नहीं मिलेगा। तो जब भी λ/2 गैप होगी और एक दोनों के बीच में पॉइंट में तो मिनिमा मिलेगी। क्लियर हो रहा है। अब अगर यहाँ पे नहीं क्लियर हुआ तो चलो मुझे कोई एक और वेवलेंथ फाइंड करनी है, मुझे लेना है 2λ। सोचो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस था वो 2λ जितना था, तो ये इक्वेशन अब क्या थी, थीटा इज इक्वल टू 2λ/h। क्लियर हो रहा है। मैंने क्या बताया था, कहां से स्टार्ट किया था, n λ वाला पोर्शन, n λ वाला पोर्शन मैंने पहले ऑड नंबर में लैम्बडा लिया 1λ, फिर इवन नंबर में लैम्बडा ले रहा हूँ 2λ। क्लियर हो रहा है। तो देखो अब फिर से 2λ लेते हैं और फिर से देखते हैं कि n वाली कंडीशन के लिए क्या हर बार मिनिमा मिलती है, क्या हर बार मिनिमा मिलती है, चेक करते। तो अभी मैंने लिया 2λ। क्लियर हो रहा है। 2λ अगर मैं पार्ट डिफरेंस 2λ लेता हूँ तो मुझे इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि मुझे हर बार गैप चाहिए λ/2। तो देखो अगर मैं इसे 4 पार्ट में, दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, अगर मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो एक पार्ट क्या हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। एक पार्ट मेरा a/4 हो जाएगा। तो सबसे पहले जब मैंने ये 2λ लिया तब थीटा इज इक्वल टू द 2λ/a, मेरी जो पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला थी, देन थीटा इज इक्वल टू द 2λ/a, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी। नाउ मुझे सिर्फ इतना पोर्शन देखना है, यहां से जाने वाली वेव, इतना पोर्शन देखना है। तो इतना पोर्शन कितना है, a/4। अब a/4 जितनी गैप के लिए लैम्बडा कितनी होगी वो देख रहा हूं। तो अब मेरा सेकंड केस है तो इसे मैं λ2 कहता हूं। देन थीटा इज इक्वल टू λ2 बाय a/4। अब गैप है a/4 जितनी, मैंने बताया ना रिपीट पे रिपीट करूंगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। नाउ यहाँ पे ये a/4 और थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2a/λ। देखो तो 2λ/a, 2λ/a है, थीटा इज इक्वल टू, और ये है मेरा a/4। अब a कैंसिल, 2 तो λ/2 फिर से। तो अब मुझे क्या पता चला कि a/4 के हर एक पोर्शन के बीच में जब मैं 2λ जितना पार्ट डिफरेंस लेता हूं तो a/4 जितने गैप में पाथ डिफरेंस हो जाता है λ/2, पाथ डिफरेंस हो जाता है λ/2। तो L से लेके आपके बुक में कोई नेम है M1 M2। देखो बहुत ज्यादा मिक्सअप हो रहा है, पर ये और ये जो मिडल पॉइंट है ना उन दोनों के, उनके नेम है M1 और M2। आप बुक में भी फिगर देखते जाना तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो L और M1 के बीच में, ध्यान से सुनना, L और M1 के बीच में कोई भी पॉइंट लू, उसका एग्जैक्टली सेम पॉइंट मुझे M1 और M के बीच में मिलेगा, जिन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस ऑलवेज λ/2 मिलेगा, या फिर यहाँ पे गैप हो जाएगी स्प्लिट गैप a/4। देखो L से M1 के बीच में गैप है a/4, तो L के बीच में अगर जाऊंगा तो यहाँ पे बीच में आ जाऊंगा, तो उन दोनों के बीच में फिर से गैप a/4।
तो एल के हर एक इंडिविजुअल आर्बिटरी पॉइंट के लिए एग्जैक्टली सेम कंसेक्यूटिव पॉइंट यहाँ पे मिलेगा जिन दोनों के बीच में a/4 जितनी गैप होगी। तो इन दोनों की वजह से हर बार यहाँ पे λ/2 मिलेगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस व्हाट, मिनिमा। क्लियर हो रहा है? 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, तो मिनिमा मिलेगी। क्लियर हो रहा है ना आपको? अगर यहां से नहीं पता चल रहा 180 डिग्री में, तो इंटेंसिटी वाली फॉर्मूला cos स्क्वायर फाइव बाई टू, फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर cos 180 डिग्री होता तो उसकी वैल्यू तो -1 होती है, बट देखो 180/2 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0। देखो यहां से इन दोनों के बीच में λ/2 जितना गैप है, λ/2 जितने पाथ डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होता है? अगर ये यहां से अभी भी नहीं पता चल रहा है तो ये सोचो ना, हम स्टेप लिख सकते हैं। लैम्बडा जितना पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस होता है 360 डिग्री। अब तो ये तो पता चलेगा ये कितना हो गया एंगल में, 0, 90, 180, 270 एंड 360। लैम्बडा जितने पाथ डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस होता है 360, तो λ/2 जितने पाथ डिफरेंस के लिए गैप क्या होनी चाहिए, λ/2 अपन लैम्बडा कैंसिल, 360/2 180 डिग्री। अब तो पता चलेगा कि फेज डिफरेंस 180 डिग्री है। एंड इफ फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री देन 180 डिवाइड बाय 2 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, इंटेंसिटी 0। अब तो क्लियर होगा कि λ/2 पाथ डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, तो फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्री, उसकी वजह से इंटेंसिटी हो जाएगी 0, और इसी वजह से मिनिमा मिलेगा। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में हर एक आर्बिटरी पॉइंट के बीच में गैप a/4 होता है, तो यहाँ पे मिनिमा। और उसी तरीके से m से लेके m2 एंड m2 से लेके n के बीच में हर एक पॉइंट के बीच में ये जो स्प्लिट का डिफरेंस है a/4, और a/4 के लिए पाथ डिफरेंस हो जाएगा λ/2 की वजह से वहां पे मिनिमा मिलेगी। क्लियर हो गया? तो मिनिमा की कंडीशन क्या होगी? मिनिमा की कंडीशन क्या होगी? अगर मुझे लिखना है मिनिमा की कंडीशन, तो देखना अब मैं मिनिमा की कंडीशन लिखूंगा, तो कहाँ पे लिखूं? ये वाली क्वेश्चन में ही रेस करने वाला, देखते रहें। एन वाले पोर्शन में लिखने वाला हूं, एन वाले में, देन थीटा इज इक्वल टू एन λ/a, ये हो जाएगी मेरे हर एक एंगल के लिए मिनिमा। देखो अब क्लियर होगा? मिनिमा की कंडीशन थीटा इज इक्वल टू एन λ/a, हमने 1 लैम्बडा लेके भी दिया, 2 लैम्बडा लेके भी दिया। अब अगर आपको 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा कुछ भी लेना, अगर 4 लैम्बडा लोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा? 4 लैम्बडा को λ/2 से डिवाइड λ/2 कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा सोचो, 4 लैम्बडा को मुझे λ/2 में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे डिवाइड बाई 8 करना होगा, तो इसे 8 पार्ट में डिवाइड कर दो, 8 पार्ट में डिवाइड कर दो। क्लियर हो रहा है? चलो नाउ अब देखते हैं कंडीशन मैक्सिमा वाली, तो इसे इरेज करके फिर से यही फिगर ड्रॉ करूंगा, देखते रहना। होप सो कि आपको मिनिमा पता चल गया होगा, अब मैक्सिमा दिखना है हमें। तो अगर मैक्सिमा देखना है तो हमें क्या चाहिए? +1/2 जैसे हमने n लैम्बडा के अकॉर्डिंग λ/2 λ 3 λ 4 लैम्बडा इस तरीके से देखा। तो अगर हमें लैम्बडा लेना है तो लैम्बडा प्लस 0.5 लैम्बडा हमें पता है, मीन्स व्हाट 1.5 लैम्बडा, या फिर 3/2 लैम्बडा लो, या फिर 5/2 लैम्बडा लो। इस तरीके से हमने देखा ना n + 1/2 लैम्बडा। उसी तरीके से 0 तो λ/2, 1 तो 3/2 लैम्बडा, 2 तो 5/2 लैम्बडा, 3 तो 7/2 लैम्बडा। उसी तरीके से चलो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इसके लिए देखते हैं 3/2 लैम्बडा के लिए। अटेंशन रखना, आपको हर एक चीज एक्सप्लेन होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है आपको एक्सप्लेन करने की, बट अटेंशन देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके चलो अब फिर से वही पी पॉइंट, अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए तो क्या करना होगा? एल और एन ए। क्लियर हो रहा है ना? अब तो आपको सेम टू सेम फिगर है। नाउ क्यू, अब यहाँ पे मैं फेस डिफरेंस कितना लूंगा? 3 λ/2। मैंने क्या बताया था? सेंटर के साथ एंगल क्या था? थीटा। सेंटर के साथ एंगल क्या था? थीटा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग थीटा के लिए लिखो तो थीटा इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट पता चलेगा 3 λ/2 है। थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 3 λ/a।
साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 अपन ए, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 है। अब तो क्लियर हो गया, साइन थीटा में से थीटा निकालोगे तो ये हमारी मेन इक्वेशन। अब देखो यहाँ से तो डायरेक्ट पता चल जाता है लैम्डा बाई 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स। तो मुझे इस स्प्लिट ए को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सोचो मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, बट इक्वली 3 पार्ट। अगर मैं इसे इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, ए बाई 3, दूसरा भी ए बाई 3 एंड थर्ड वन ऑल्सो ए बाई 3। क्लियर। अब देखते हैं कि ए बाई 3 जितने गैप के लिए मिलने वाली कंसेक्यूटिव वेव्स यहाँ पे कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट करती है, वो लैम्डा बाई 2 ही क्रिएट करेगी, क्योंकि मैंने उसके अकॉर्डिंग ही लिया है हर बार। देखो तो फिर यहाँ पे देखते रहना, थीटा इज इक्वल टू, हम ये केस कौन सा देख रहे हैं, फर्स्ट केस 1, तो यहाँ पे लिखूंगा लैम्डा 1 अपन ए बाई 3। क्लियर। मैं यहाँ तक ही देख रहा हूँ, यहाँ पे कितनी लैम्डा मिलेगी वही देखना। तो थीटा इज इक्वल टू इस वाले में लैम्डा 1 अपन ए बाई 3। अब शायद अच्छे से एक्सप्लेन हुआ मैंने जो एक्सप्लेन कर रहा था। ओके, पाथ डिफरेंस, यहाँ से निकलने वाली वेव और यहाँ से निकलने वाली वेव के लिए यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा 1। ओके, केस 1 है इसलिए लैम्डा 1 अपन ए बाई 3। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू थीटा इंटू ए बाई 3। अब थीटा क्या है मेरा, 3 लैम्डा बाई ट्वाइस ए इंटू ए बाई 3, 3 कैंसल, ए कैंसल, फिर से पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। तो इतने गैप के अंदर ए बाई 3 जितने गैप के अंदर पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। अब देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमा कैसे मिलती है। देखो तो देखो एल से लेके इस वाले पोर्शन को क्या नाम दूं, आपके उनका अंदर फिगर ही नहीं है, चलो एल ए बी सी नाम देते, ए बी। तो एल से लेके ए के बीच में अगर ये वाला एल के ऊपर पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है तो उसके अकॉर्डिंग एक्जैक्टली ए बाई 3 डिफरेंस पे यहाँ पे पॉइंट, अगर यहाँ पे पॉइंट है तो एक्जैक्टली ए बाई 3 डिफरेंस पे यहाँ पे पॉइंट। तो एल से लेके ए के बीच में जो भी पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग सेम ऐसा कोई पॉइंट ए से बी के बीच में मिलेगा, जिन दोनों के बीच में यहाँ पे स्प्लिट की गैप जो है वो ए बाई 3 मिलेगी। और अगर स्प्लिट की गैप ए बाई 3 है तो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन के लिए यहाँ पे जो मुझे सुपरपोजिशन लॉ अप्लाई करूंगा तो वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 ही मिलेगी। उस वजह से लैम्डा बाई 2 के लिए फेस डिफरेंस 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री के लिए इंटेंसिटी 0 होगी, तो यहाँ पे मिनिमम मिलेगा। बट हमारे पास अभी एक और पोर्शन रह जाता है बी से लेके एन तक का। तो बी से लेके एन तक के पोर्शन के लिए जो भी यहाँ तक पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है उसके अकॉर्डिंग एक्जैक्टली सेम पोर्शन अभी नीचे तो और कोई है नहीं, तो यहाँ से मिलने वाली लैम्डा बाई 2 वेवलेंथ यहाँ पे रीच करेगी और हमें मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये ऑड नंबर में, देखो इवन नंबर में होता तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा कुछ मिलता हमें, इवन नंबर में होता तो कुछ ना कुछ मिलता, ऑड नंबर में इसलिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो लैम्डा बाई 2 जितनी लाइट रह जाती है, यहाँ से इतने वाले पोर्शन में जो लाइट रह जाती है वो यहाँ पे इंटेंसिटी क्रिएट करती है, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिलेगी। एंड यहाँ पे सिर्फ इतना पोर्शन है जो यहाँ पे मैक्सिमा जनरेट कर रहा है, इसीलिए मैंने बताया था कि यहाँ पे इंटेंसिटी और विथ दोनों कम हो जाएगी प्रिंसिपल मैक्सिमा से। अब क्लियर हो रहा है यहाँ पे थियरी से भी, यहाँ पे ये रह गया था। चलो एक और कंडीशन देखते हैं, 5 लैम्डा बाई 3। हम 2 केस देख रहे हैं और बात 5 लैम्डा बाई 3 वाला केस भी देखते हैं। तो देखो इसे इरेज करने वाला हूँ। अब 5 लैम्डा बाई 3 तो मुझे 5 टाइम्स अब इसको पोर्शन को डिवाइड करना होगा, इसलिए मैं फिर से भी कर रहा था। देखते रहना, थोड़ी बड़ी गैप लेते हैं इसलिए 5 लैम्डा अच्छे से एक्सप्लेन हो, क्लियर दिखे आपको। ये वाला कोई पी पॉइंट, इन दोनों के बीच की गैप को ए, यहाँ तक पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा बाई 2। ओके, अगर यहाँ से प्रिंसिपल थीटा तो ये थीटा, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2 इंटू ए, साइन थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2 बाई ए, या फिर 2 इंटू ए। नाउ यहाँ से पता चल रहा है हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना, 1 2 3 4 एंड 5। अगर 5 में डिवाइड कर दूंगा तो 1 पोर्शन ए बाई 5। तो मुझे यहाँ से लेके एल एन ए बी सी डी, तो यहाँ से लेके एल से लेके ए तक के पार्ट डिफरेंस के लिए, इतने पार्ट डिफरेंस के लिए मुझे चाहिए, क्या चाहिए कि मेरी वेवलेंथ कितनी होगी। तो ये हो गया मेरा केस नंबर 2। देखो थोड़ा बहुत बोरिंग हो रहा है पर अटेंशन रखना, क्योंकि ज्यादा केस एक्सप्लेन करूंगा तो और भी ज्यादा अच्छे से आपको याद रह जाएगा, इसीलिए। अब थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा बाई 2, यहाँ तक की वेवलेंथ को मैं लैम्डा बाई 2 कहता हूँ। अपन यहाँ पे स्प्लिट गैप है ए बाई 5। अब लैम्डा 2 इज इक्वल टू
थीटा इंटू ए बाई 5, हमें पता ही है फिर से लेमडा बाई 2 ही होने वाला है। थीटा इज इक्वल टू ये 5 लेमडा बाई 2a इंटू ए बाई 5, 5 कैंसिल, ए कैंसिल, फिर से लेमडा बाई 2। तो हमें क्या मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2। तो यहाँ से लेके ये एक पैर हो गई, हमें पता है पैर है तो इवन नंबर, पैर है तो मिनिमम, फिर से दूसरी पैर हो गई, फिर से मिनिमम। अब सिर्फ इतना ही पोर्शन रह गया, अब इतना ही पोर्शन रह गया, ए बाई 5 जितना पोर्शन वो वही ए है, आगे वो ए था ना, वही ए है। अब तो थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके ड्रॉ करके रखा, वही ए के अंदर अब फिर ए बाई 5 जितना यहाँ पे इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ लाइट क्रिएट करेगा। तो सोचो वही गैप जिसके बीच में पोर्शन ए बाई 3 जितना पोर्शन, ए बाई 3 जितना पोर्शन पहले इंटेंसिटी क्रिएट करा था, और वही गैप उसके बीच में अब अगर ए बाई 5 जितना मीन्स इतना ही पोर्शन अगर इंटेंसिटी क्रिएट करेगा तो वो इंटेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, पहले से ऑब्वियसली कम होगी। अगर इंटेंसिटी कम हो रही है तो उसकी विड्थ कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी। तो अब क्लियर हो रहा है, मैक्सिमम से लेके आगे की ओर जाओगे तो डिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि आगे जाते हुए इंटेंसिटी एंड विड्थ दोनों कम होती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने डिफ्रैक्शन के लिए जनरल इक्वेशन लिखे तो क्या आ रहा था, ऑड नंबर वाला। तो देखो डिफ्रैक्शन के लिए थीटा इज इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ n प्लस 1/2 लेमड़ा बाई ए। यहाँ से मुझे हर बार ऑड नंबर में लेमड़ा मिल जाएगा। अगर मुझे 3/2 लेमड़ा चाहिए तो यहाँ पे 1 लिख दो, 3/2 लेमड़ा बाई 2, 3/2 लेमड़ा, ये यहाँ पे बाई ए है। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गया। मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए क्या था, n लेमड़ा बाई ए। अब तो रिमेम्बर हो जाएगा, इजी वन है। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि यार ये तो इंटरफेरेंस में था, वही है सब कुछ डिफ्रैक्शन में, तो फिर ये फिर से क्यों हुआ। तो ये मेनली रीजन वही था कि क्यों स्ट्रेट जाने की वजह से लाइन, ये तो रे ऑप्टिक्स को अपोजिट करती है कि रे ऑप्टिक्स कहती है कि लाइट स्ट्रेट जानी चाहिए, फिर भी स्प्रेड हो रही है। रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग वेव को अगर मैं रे कंसीडर करूं तो वो स्ट्रेट जानी थी, फिर भी आपको सुनाई दे रहा था। तो ये तो रे ऑप्टिक्स के अपोजिट में। तो उससे उन्हें क्या पता चल गया कि डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तभी, ये सिर्फ वेव की ही प्रॉपर्टी है जो डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सकती है। रे ऑप्टिक्स डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तभी लाइट आप तक आएगी, तभी वेव आप तक जाएगी। अगर डोर के सामने रखा होगा तभी आपको सुनाई देगा, बट यहाँ पे साइड पे भी सुनाई दे रहा था। तो इन सारी चीजों के बाद रे ऑप्टिक्स के अंदर डिफ्रैक्शन आ गया। अब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में प्रॉब्लम ये हो गई कि जब सीधी लाइन मिलेगी तो इंटरफेरेंस अच्छे से एक्सप्लेन होगा। बट अगर हमें टिल्ट होके देखना है, अगर मैं कोई ऐसी जगह पे बैठा हूँ या फिर खड़ा हूँ या फिर ऑब्जर्व कर रहा हूँ जहां पे लाइट को टिल्ट होके पहुंचना होगा या फिर वेव को टिल्ट होके पहुंचना होगा, तो हमें डिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन करना होगा कि आपको ये तो पता चला ना कि अभी जो सुनाई दे रहा है उससे वहां से कम सुनाई दे रहा था। अगर नहीं समझ में आया तो आप देखो, एक और ऑब्जर्वेशन देखो, हमें क्या देखा कि इंटेंसिटी कम होती है। तो अगर मैं यही साउंड यहाँ पे माइक में वॉल्यूम थोड़ा भी इंक्रीज नहीं करूं, सेम वॉल्यूम से वहां से फिर से बोलूं, तो क्या आपको एग्जैक्टली अभी जितना जोर से सुनाई दे रहा है, वॉल्यूम आप भी इंक्रीज मत करना, उतना ही सुनाई दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है। अगर कम सुनाई दे रहा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब टिल्टेशन होता है तब हमें डिफ्रैक्शन से देखना है, जब स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं तो हम इंटरफेरेंस से देखना है, और टिल्टेशन से देखे तो हमें क्या पता चला है, मैक्सिमा सेंटर में होगी, वो मैक्सिमम होगी, उसके बाद इंटेंसिटी कम होगी, और डिफ्रैक्शन से इंटेंसिटी कम होगी। और इंटरफेरेंस से देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, हर एक फ्रिंज की विड्थ और इंटेंसिटी सेम टू सेम होगी। ओके, चलो मैं वहां पे जाके एक बार बोलता हूँ, देखो। हेलो हेलो हेलो, आपको अब मेरी आवाज कैसी सुनाई दे रही है, वही सुनाई दे रही है सेम टू सेम, या फिर कम हो गई। अगर ये कम हो रही है तो समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप टिल्टेशन के बाद देख रहे हो, या सॉरी टिल्टेशन के बाद सुन रहे हो, अभी आप स्ट्रेट लाइन से नहीं सुन रहे थे। देखो मैं यहाँ पे आ रहा था, वैसे वैसे मेरी साउंड इंक्रीज हो रही थी, तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब टिल्टेशन के बाद साउंड सुनाई दे रही है तो आपको उसे डिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन करना है, और अगर स्ट्रेट लाइन से सुनाई दे रही है, अभी जैसे सुनाई दे रही है, तो इसे इंटरफेरेंस से एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो रहा है आपको, लाइट में भी सेम टू सेम। और इसी के ऊपर बहुत सारी ये जो है बहस चल रही थी, इसीलिए किसने पता है, फ्रेनल ने, या फिर उसका नाम साइंटिस्ट के नेम ही मुझे रिमेम्बर नहीं रह रहे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, किसने, रिचर्ड फेमेन ने। देखो रिचर्ड फेमेन का स्टेटमेंट जो है वो मैं पढ़ने वाला हूँ, ध्यान से सुनना।
ध्यान से सुनना मेरी चैट, देखो लैपटॉप मेरे पास है, मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा ना आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज है। नो वन हैज एवर बीन एबल टू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन सेटिस्फैक्टरीली। कोई भी सेटिस्फैक्टरीली इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं एक्सप्लेन कर सकता। इट इज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ यूसेज। अभी मैंने जैसे बताया, टिल्टेशन है तो डिफ्रैक्शन, स्ट्रेट लाइन से है तो इंटरफेरेंस। इट इज जस्ट a question of usage and there is no specific important physical diffraction between them। फिजिकल डिफरेंस और उनके बीच में कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई इतना डिफरेंस भी नहीं है। बस यहाँ पे उल्टा इक्वेशन मिल रहा है, यहाँ पे जो वहां पे मिनिमा का मिल रहा था वहां पे ये थोड़ा बहुत मैक्सिमा टाइप दिख रहा है, और वहां पे जो मैक्सिमा में था पता है ना x इज इक्वल टू एन लेमड़ा डी बाई डी, आगे देखा वो जो हमें इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी का था वो यहाँ पे मिनिमम का है, वो बाद में देखेंगे। चलो ओके, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। द बेस्ट वे कैन डू इज roughly speaking is to say that when there are only a few sources, say two interfering sources, then the resultant usually called interference। जब दो sources थे S1 and S2 तो उसे interference कहते हैं। But if there is a large number of them, it seems that word diffraction is more often used। अब अगर बहुत सारे sources है, क्यों यहाँ पे वन सोर्स की जगह पे बहुत सारे सोर्सेस को उन्होंने बताया, क्योंकि पता है क्यों है कि वहां से जो लाइट आ रही है ना वो डिफ्रेक्शन के बाद बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेस के बाद मुझे मिल रहे हैं, वहां पे सिर्फ दो सेकेंडरी सोर्सेस थे। अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों फेमेन ने ऐसा लिखा कि वन सोर्स की जगह पे बहुत सारे, देखो अगर मेरे पास मेनली टू सोर्सेस है तो वो इंटरफेरेंस, और अगर नंबर ऑफ सोर्सेस बहुत सारे मोर देन टू, अगर बहुत सारे सोर्सेस है तो डिफ्रैक्शन। क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्योरली गैप है, प्योरली गैप है। यहाँ पे देखो सिर्फ होल थे, इन दोनों के बीच में गैप नहीं थी। अगर बहुत सारे सोर्सेस देखने तो सोचो एक वेवलेट यहाँ से आ रही है, तो अगर जैसे ही वेवलेट यहाँ पे रीच करेगी, हमें पता है हर एक पॉइंट इंडिविजुअल सोर्स है हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए बता रहे थे कि यहाँ पे हर एक पॉइंट सोर्स था, हर एक पॉइंट से सोर्स था, तभी तो मैं कोई भी पॉइंट ले रहा था, लाइट के लिए कोई भी पॉइंट ले रहा था वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 लेने के लिए। तो जब नंबर ऑफ सोर्सेस मोर देन 2 या फिर बहुत सारे होते तो डिफ्रैक्शन होता है, और सिर्फ 2 सोर्सेस होते तो इंटरफेरेंस होता है फेमेन के अकॉर्डिंग, फेमेन ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग। तो होप सो कि आपको अब मैक्सिमा और मिनिमा का डिफरेंस डिफ्रैक्शन पता चल गया होगा। और ये इक्वेशन याद रखनी है, ये मैक्सिमा की है और ये मिनिमा की है, और ये उल्टा है मेरे इंटरफेरेंस से। चलो इंटरफेरेंस की इक्वेशन भी यहाँ पे ही लिखता हूँ। इंटरफेरेंस में मैक्सिमा के लिए एक्सएल इज इक्वल टू था एन लैम्बडा डी बाई डी, यहाँ पे ही लिख देता हूँ इसीलिए आपको साथ में याद रह जाए। और मिनिमा के लिए था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए था एक्सएल इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 लैम्बडा डी बाई डी। याद है ना आपको? तो ये दो चीजें यहाँ पे याद रख लेना, एक दूसरे की वाइसा वर्सा है। देखो यहाँ पे थीटा से एंगल से, यहाँ पे थीटा एंगल से, यहाँ पे डिस्टेंस से था, एक्स से था। ओके, तो थीटा में कन्वर्ट हो जाए तो उल्टा, या फिर कोई भी एक याद रखो दूसरा याद रह जाएगा। चलो खत्म करते हैं, मुझे लगता है 1 आवर से ज्यादा हो गया लेक्चर, मैंने देखा नहीं ये रियर कैमरा है तो मुझे नहीं पता है। तो चलो बाय बाय, होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से दिखाई भी दिया होगा। अब आप नोट्स भेजोगे उससे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाए। अब आप अपने लास्ट में सारे लोग अपने नेम लिख देना और प्लीज फीडबैक देना, ग्रुप में कहीं पर भी फीडबैक देना कि मुझे कोई चेंजेस करने हैं, तो नहीं करने फिर भी एक फीडबैक दे देना। चलो बाय बाय।